38 कहता है गलतियाँ को प्रभाव, यानी जब किसी अभियुक्त के खिलाफ जो है आरोप की विरचना हो रही है और आरोपों की विरचना करने में कोई गलती हो जाती है तो गलतियों का क्या प्रभाव होगा उसकी बात करता है सेक्शन 238। सेक्शन 238 कहता है अपराध के या उन विशिष्टियों के, या तो अपराध के या जो है उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, जिसका कि उस चार्ज में स्टेटमेंट जो है कि होना ज़रूरी है, अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को, यानी जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है उसमें किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। यानी जब गलतियों का प्रभाव, यानी कि जब किसी अभियुक्त के खिलाफ आरोप की विरचना की जा रही है और उस आरोपों में जो है कि कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब यदि व्यक्ति, जो अभियुक्त व्यक्ति है, उसमें जो है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने उस मामले को जो है कि प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है, मतलब कि भुलावे में पड़ गया है कि वो उसका पर्टिकुलर मैटर है या नहीं है, तो वहाँ पर अगर जो वो भुलावे में पड़ जाता है तो फिर ये माना जाएगा कि, और जिसके कारण ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हो पाया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो मिस्टेक होगी उसको जो है कि समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब दोबारा से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी। और यदि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो भुलावे में नहीं पड़ता है, वो ये समझता है कि हाँ उसी के खिलाफ ये जो है कि चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, तब जो है कि वो कोई गलती का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि नॉर्मल चार्ज फ्रेम हो रहा है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। का इलस्ट्रेशन कहता है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 180 के अधीन, सेक्शन जो है 180 के अधीन बीएनएसएस में यह आरोप है कि उसने जो है कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है, यानी कि उसने अपने पोजीशन में ऐसा जो है काउंटर फिटिंग कॉइन रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जब ऐसा जो सिक्का जो कॉइन था वो उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है। जब उसके कब्जे में वो आया था सिक्का तो वह जानता था कि वो कूटकृत है और आरोप में कपटपूर्वक जो है शब्द छूट गया है, और जब चार्ज फ्रेम किया जा रहा था तब जो है वो फ्रॉडुलेंटली जो वर्ड था, कपटपूर्वक जो शब्द था वो छूट गया है। जब यह प्रतीत नहीं होता है कि क वास्तव में इस लोप से भुलावे में पड़ गया है, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि जब किसी अक्यूज्ड पर्सन पर कब्जे को में जो है कि ऐसा कूटकृत सिक्का रखने का आरोप लगाया गया है और जो आरोप लगाया गया है उसमें जो कपटपूर्वक शब्द है वो छूट गया है, तो और उस कंडीशन में जो है कि उससे जो है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको ये प्रतीत नहीं होता है कि वो भुलावे में पड़ गया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो गलती होगी वो तात्विक नहीं समझी जाएगी। इसका सेकेंड इलस्ट्रेशन कहता है कि क पर ख से छल करने का आरोप है, मतलब ए पर जो है बी से चीटिंग करने का आरोप है, और जिस रीति से उसने ख के साथ छल किया है, जिस मैनर के साथ, यहाँ पर मैनर की बात करता है कि जिस मैनर के साथ छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है, यानी कि किस रीति से ए ने जो है बी के साथ छल किया है वो जो है कि मैनर नहीं बताया गया है, या अशुद्ध रूप से उपवर्णित है, या तो वो जो रीति है वो बताया नहीं गया है, या बताया गया है तो अशुद्ध रूप से बताया गया है। को अपनी प्रतिरक्षा करता है, फिर भी ए जो है अपना डिफेंस कर रहा है, साक्ष्यों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप तात्विक नहीं है, क्योंकि ए पर जो है बी से चीटिंग करने का आरोप लगाया गया, उसमें जो है कि जो मैनर था, जो रीति थी कि किस रीति से जो है कि ए ने बी पर छल किया है, और वहाँ पर वो रीति नहीं बताई गई है। उसके बावजूद भी ए जो पर्सन है वो अपना डिफेंस कर रहा है, अपने जो है फेवर में एविडेंस पेश कर रहा है, तो फिर यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि जो है कि छल करने की जो रीति बताई जानी थी वो जो है कि लोप जो है उसका तात्विक नहीं माना जाएगा। ग इलस्ट्रेशन कहता है कि क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख से छल किया है वह आरोप में वर्णित नहीं है। क और ख के बीच अनेक संव्यवहार हुए हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, और क के पास ये जानने का कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की।
यानी ए पर जो है बी के साथ चीटिंग करने का आरोप लगाया गया है। और जो ए है, ए और बी के बीच में जो है अनेकों बार संव्यवहार हुआ है, यानी कि अनेक बार जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ पर जो ए पर्सन है उसे उसे जो है कि ये नहीं पता कि किस ट्रांजैक्शन में जो है कि उसने चीटिंग किया है बी के साथ, और उसके पास कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है जिससे वो पता कर सके कि कौन से ट्रांजैक्शन में जो है छल किया गया है, चीटिंग की गई है। और तो इस कारण से वो अपनी प्रतिरक्षा भी पेश नहीं करता है। तो न्यायालय ऐसे तत्वों से ये अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के वर्णन का लोप उस मामले में तात्विक गलती थी। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि वो मिस्टेक थी, मतलब गलती थी, यानी जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा था वो उसमें गलत चार्ज फ्रेम किया जा रहा था, क्योंकि जो अक्यूज पर्सन है वो अपना डिफेंस ही नहीं ले पा रहा है। तो वहाँ पर रीति का वर्णन किया जाना ज़रूरी है। घ इलस्ट्रेशन कहता है कि क पर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। यानी ए पर्सन पर जो है 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या करने का चार्ज लगा है। वास्तव में हत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था, और मतलब ए पर्सन पर जो है खुदा बख्श की हत्या का चार्ज लगाया गया है, लेकिन उसका नाम खुदा बख्श ना होकर हैदर बख्श था। और हत्या की तारीख जो है वो 21 जनवरी ना होकर 20 जनवरी थी। क पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया था, और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इस तथ्य से यह अनुमान कर सकता है कि क उससे भुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी। इन शॉर्ट, डी जो इलस्ट्रेशन है ये कहता है कि ए पर्सन पर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श के मर्डर का चार्ज लगा था, लेकिन वास्तव में जो है उसका नाम खुदा बख्श ना होकर हैदर बख्श था, और उसकी मृत्यु जो थी वो 21 जनवरी को ना होकर 20 जनवरी को हुई थी, यानी कि एक दिन पहले हुई थी उसकी हत्या। और ऐसी कंडीशन में जो अक्यूज पर्सन था उसने अपनी लाइफ में जो है कि किसी अदर पर्सन का मर्डर नहीं किया था, और वो जो प्रोसीडिंग थी, जो भी जांच चल रहा था मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें जो वो व्यक्ति है, जो अभियुक्त व्यक्ति है, वो जो है कि अपना जो डिफेंस था वो ले रहा था। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो आरोप में जो गलती थी वो तात्विक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना अक्यूज जो पर्सन है वो अपना बचाव कर पा रहा है। और इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। वो कहता है कि क पर 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या का और 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की, जिसने उसे उस हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है। यानी ए पर्सन पर जो है दो जो है कि चार्ज हैं। एक तो 20 जनवरी को हैदर बख्श की हत्या करने का, और 21 जनवरी को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ, तब उसका विचारण जो है खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता, मतलब इसमें यह हुआ था कि ए पर्सन है उस पर दो अक्यूज्ड के मर्डर का चार्ज लगा था, जो कि एक तो 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या का चार्ज लगा था, और दूसरा जो था 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श के मर्डर का चार्ज लगा था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जब हैदर बख्श के ट्रायल चल रहा था, जब उसका आरोप फ्रेम किया जा रहा था, जब चार्ज फ्रेमिंग हो रही थी, तो उस समय जो है वो हैदर बख्श की जो विटनेस थे, जो साक्षी थे, वो हैदर बख्श की गवाही न देकर खुदा बख्श की गवाही दे रहे थे। और जब हैदर बख्श की मामलों का चल रहा था, तो फिर वो खुदा बख्श के जो डिफेंस थे वो दिया जा रहा था, मतलब जो खुदा बख्श था उसकी जो है साक्ष्य दिया जा रहा था। तो इससे न्यायालय अनुमान कर सकता है कि जो पर्सन है, जो अक्यूज पर्सन है, वह भुलावे में पड़ गया था, और वह गलती जो है तात्विक थी, यानी कि वो माना जाएगा कि वो गलती तात्विक थी, और जो चार्ज फ्रेम है वो दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि इससे जो अक्यूज पर्सन है वो भुलावे में पड़ गया था और वो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ हम सेक्शन जो है 510 रीड विद कर सकते हैं। सेक्शन जो है 510 इसी से रिलेटेड सेक्शन 510 बात करता है आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जा रहा है तो या तो उसको किया ही नहीं जा रहा है, या फिर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है किसी सक्षम अधिकारिता वाले, यानी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के जुडिक्शन वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, यानी कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुडिक्शन वाला जो मजिस्ट्रेट है उसका कोई जजमेंट हो, निष्कर्ष हो, दंडादेश या ऑर्डर, आदेश, केवल इस आधार पर कि कोई आरोप
विरचित नहीं किया गया था, कि कोई जो आरोप है यानी जो चार्ज है वो फ्रेम नहीं किया गया था, आरोप जो है वो विरचित नहीं किया गया था, या इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती थी या फिर लोप हुआ था, मतलब कोई आरोप में जो है जो बातें की गई थी उसमें किसी चीज़ का ओमिशन कर दिया गया यानी कि लोप कर दिया गया है, या अनियमितता की गई थी, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, उस दशा में ही अविधि मान्य समझा जाएगा, यानी कि इनवैलिड जो है तभी समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण, यानी कि जब अपील में या फिर उसका कंफर्मेशन में, पुष्टिकरण में या पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन, न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। यानी कि सेक्शन जो है 510 ये बात करता है कि जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट वाले जुडिक्शन ने कोई जो जजमेंट है दिया हो, यानी कि निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश कोई दिया हो, और उसे जो है केवल इस आधार पर, इस ग्राउंड पर कि ऐसे जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज थी उसमें कुछ गलतियां की गई थी, लोप किया गया था या अनियमितता की गई थी यानी कि इरेगुलरिटी की गई थी, और इसलिए भी इन कंडीशन के आधार पर ही किसी को भी अविधिमान्य समझा जाएगा, मतलब उस दशा में ही अविधिमान यानी कि इनवैलिड जो है तभी समझा जाएगा जबकि न्यायालय को ये लगता हो कि न्याय नहीं हो पाया है। सबसेक्शन 2 कहता है, यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो यदि जो अपील वाला कोर्ट है या पुष्टिकरण कन्फर्मेशन का या रिवीजन वाले कोर्ट को ये लगता है कि जो जस्टिस है वो नहीं हो पाया है, तो क्या करेगा, सबसेक्शन 1 जो है इसमें क्या कहता है, आरोप विरचित ना किए जाने वाले दशा में यह आदेश कर सकता है, यानी कि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में वो ऑर्डर कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात से विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। मतलब यदि अपील वाले कोर्ट या पुष्टिकरण या पुनरीक्षण वाले न्यायालय को ये लगता है कि वस्तुतः जो है न्याय नहीं हो पाया है, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हो पाई है, तो उस कंडीशन में जो ये न्यायालय है वो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर पास करेगा, क्या, किस चीज़ के लिए, कि आरोप विरचित ना किए जाने की दशा में जो है कोर्ट जो है या ऑर्डर दे सकता है कि आरोप विरचित किया जाए, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ जो चार्ज है वो किया जाए, और आरोपों की विरचना के ठीक पश्चात जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जा रही है तो उसके पश्चात जो है फिर से जो है कि ट्रायल स्टार्ट होगा, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाएगा और फिर से उसका जो है ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा। बी पॉइंट कहता है कि आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निर्देश दे सकता है, यानी कि किसी भी कोई मिस्टेक हो जाती है उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते समय गलती हो या लोप हो या अनियमितता हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये डायरेक्शन दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया गया है उस पर जो है कि नया ट्रायल किया जाए, नया विचारण किया जाए। परंतु यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तो वह दोषसिद्ध को अभिखंडित कर देगा, यानी कि जो उसका कन्विक्शन किया गया था उसको जो है कि क्वेश्चन कर देगा। इन शॉर्ट सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब अपील है, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण जो न्यायालय है उसको ये लगता है कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ है या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जिसके कारण जो है न्याय नहीं हो पाया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है कि उसमें ये ऑर्डर पास किया जाएगा कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है वो दोबारा से किया जाए, मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाए और जो ट्रायल होगा वो दोबारा से ट्रायल स्टार्ट किया जाए। और इसका ख पॉइंट कहता है कि जब ऐसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण जो है जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया गया था तो उस पर जो है जैसा भी वो ठीक समझे तो फिर नया ट्रायल स्टार्ट किया जा नया ट्रायल का जो है कि ऑर्डर दिया जा सकता है। और जो इस कंडीशन में जो अक्यूज्ड पर्सन था उसका कन्विक्शन किया गया था तो उस कन्विक्शन, दोष सिद्धि को जो है कि क्वेश कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ था। थैंक यू।